प्यारे साथियों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो हम बात करेंगे वो बिहार दरोगा के लिए घटना चक्र की बुक आ गई है। इस घटना चक्र में जो है पूछा हुआ क्वेश्चन भी है और आने वाले एग्ज़ाम के लिए इसमें अच्छे से तैयारी कैसे करें, इसमें सभी का सार संग्रह भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अच्छा लगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास, क्योंकि यहाँ से अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। आधुनिक भारतीय इतिहास में है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनी का आगमन तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसका पहले सार संग्रह देखते हैं। पहले हैं वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। यानी वास्को डी गामा जो है अहमद इब्न मजीद की सहायता से 20 मई 1498 को कालीकट पर पहुंचा था। याद रखिएगा, उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कब आया? 1498 में। याद रखिएगा। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। यानी जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा तो उसका स्वागत किसने किया? तो जमोरिन ने उसका स्वागत किया। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का आरंभ हुआ। यानी वास्को डी गामा जब भारत आया तो पुर्तगालियों से भारत का व्यापार का एक नया युग आरंभ हुआ। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। वास्को डी गामा काली मिर्च की व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारी को भी प्रोत्साहन मिला। यानी कालीकट जो वास्को डी गामा आया तो इसको काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना फ़ायदा मिला, जिससे अन्य जो पुर्तगाली व्यापारी था उसको प्रोत्साहन मिला कि हम भी जाकर के वहाँ व्यापार करें। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मोडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। यानी फ्रांसिस्को द अल्मोडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर था। यानी क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा। व्यापारी हितों के परिक्षेप में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल नीति अपनाई। अल्मीडा कौन सी नीति अपनाई? ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल नीति अपनाई। यानी अगर क्वेश्चन रहेगा कि नीला जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई, तो फ्रांसिस्को गवर्नर द अल्मीडा, जो भारत के प्रथम पुर्तगाली गवर्नर और वायसराय थे। अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 में गवर्नर बनकर आया। अल्मीडा आया 1505 में। याद रखिएगा, अल्मीडा 1505 में आया था और अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 में गवर्नर बनकर आया। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। यानी गोवा को किसने छीना? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना अल्फांसो द अल्बुकर्क और उस पर अधिकार कर लिया। इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यानी पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो द अल्बुकर्क को कहा जाता है। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो द अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। यानी अल्बुकर्क 1515 में मलक्का पर अधिकार किया। मलक्का और फारस की खाड़ी हरमुज पर अधिकार कर लिया। याद रखिएगा। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नर में से एक नीनो डी कुन्हा था। यानी अल्बुकर्क के बाद जो आया उसमें प्रमुख गवर्नर था नीनो डी कुन्हा। आया तो बहुत गवर्नर, लेकिन उसमें प्रमुख गवर्नर में एक नीनो डी कुन्हा था जो अल्बुकर्क के बाद आया। यह 1529 से 1538 ईस्वी तक गवर्नर रहा। नीनो डी कुन्हा
1529 से 1538 तक गवर्नर रहा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत की मांग की स्पेनी यात्री भारत की मांग की यानी वास्को डी गामा भारत की खोज की। स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की। स्पेनी यात्री यानी कोलंबस कहाँ का यात्री था? स्पेन का। जो किसका खोज किया? अमेरिका का। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया के। और हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमन्स लैंड वर्तमान तस्मानिया के। हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमन्स लैंड वर्तमान तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज किया हॉलैंड के तस्मान ने। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क के समय हुआ। इस समय वह गवर्नर नहीं था। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क के द्वारा 1503 में कोचीन में कराया गया। पुर्तगाली के भारत के प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा 1503 में कोचीन में कराया गया था। अगला है अत्राजीवी एवं कन्नौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को द अल्मोडा ने कराया। अंतराजीवी एवं कन्नौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को द अल्मीडा द्वारा 1505 में किया। जबकि 1503 में ही पुर्तगाली ने भारत में प्रथम दुर्ग बनाया था, अल्बुकर्क बनाया था, लेकिन उस समय वो गवर्नर नहीं था, याद रखिएगा। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली ही थे। सबसे पहले भारत में यूरोपीय व्यापार कंपनी के आगमन का क्रम है। तो सबसे पहले क्या आया? पुर्तगाली। पहले आया पुर्तगाली, उसके बाद आया डच, उसके बाद आया अंग्रेज, उसके बाद आया डेन, उसके बाद फ्रांसीसी। यानी पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में 1498 में आए तथा सबसे अंत में वर्ष 1961 में वापस गए। यानी सबसे पहले भी आए पुर्तगाली और सबसे अंत में भी गए पुर्तगाली। आए 1498 में और गए कब? 1961 में। वर्ष 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुएल एंटोनियो वास्लो एवं सिल्वा 1958-1961 तथा भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा के गवर्नर जनरल जोसेफ फायरा बोस्सा था। यूरोपीय शक्ति में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित किए। यूरोपीय शक्ति में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी ने भारत में समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की। यानी पुर्तगाली 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की। याद रखिएगा, सबसे पहले फैक्ट्री कौन स्थापित किया? पुर्तगाली। कब? 1503 में। और कहाँ? तो कोचीन में। अगला है तथा 1505 में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री, पुर्तगाली अपनी दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में 1505 में स्थापित कर लिया और पहला 1503 में। 1534 ईस्वी में पुर्तगाली ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन मोहम्मद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। 1534 में पुर्तगाली ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन मोहम्मद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया गया। यानी हुगली को समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया गया, यहाँ अड्डा था। 1632 ईस्वी में मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। 1632 में मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने हुगली में पुर्तगाली बस्ती, जहाँ उसका अड्डा था लूटपाट के लिए,
उसको पूरी तरह नष्ट कर दिया। कौन? तो शाहजहाँ। और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया, यानी नष्टो कर दिया और बंदी बना लिया। कासिम बाजार फैक्ट्री की प्रमुख जॉब चर्नक ने अंग्रेज के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानाती अथवा सुतनैती कलकत्ता स्थल को चुना, यानी हुगली के जगह पर सूतानाती या सुतनैती को चुना। कौन? तो जॉब चर्नक चुना। कोच्चि 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। याद रखिएगा, कोच्चि 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी तथा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। याद रखिएगा, दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इससे पूर्व के साथ व्यापार हेतु 15 वर्ष के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। यानी 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने इसे 15 वर्ष के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। किसे? तो इस कंपनी को, दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द टू द ईस्ट इंडीज। इस दौरान भारत का बादशाह, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना हुआ, इस समय भारत का बादशाह अकबर था। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर। 1556 से 1605 तक कार्यकाल था अकबर का। याद रखिएगा। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। लिवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। जहांगीर के काल में ही 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 में सूरत में स्थापित हुआ। 1613 में वही सूरत में स्थापित हुआ अंग्रेज का कारखाना। अंग्रेज का प्रथम अस्थायी कारखाना, याद रखिएगा, अंग्रेज का प्रथम अस्थायी कारखाना 1613 में सूरत में स्थापित हुआ था, जबकि 1611 में जो था मछलीपट्टनम और मसूलीपट्टनम में वो अस्थायी था। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में, सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में, जबकि अंग्रेज 1613 में, जबकि फ्रांसीसी द्वारा 1668 में। सूरत में ही फ्रांसीसी द्वारा 1668 में स्थापित की गई। याद रखिएगा, अंग्रेज सूरत में 1613 में, डच सूरत में 1616 में, फ्रांसीसी सूरत में 1668 में क्या तो कंपनी स्थापित किया। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावल्ली के स्थान पर हराया। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावल्ली के स्थान पर हराया था। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वावल्ली के स्थान पर हराया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली के कैथरीन से होने पर चार्ल्स को मुंबई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन के साथ होने पर बम्बई उपहार में मिला, मतलब बम्बई दहेज में मिला, जिसे उन्होंने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड किराए पर दे दिया। कौन तो चार्ल्स प्रथम जो था सो। और पश्चिम समुद्र तट पर बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1668 में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों को घेर डाला। बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों को घेर डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे अंग्रेज ने
औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया। किसे? तो अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड को। फलस्वरूप उससे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया जॉन चाइल्ड को, जो अंग्रेज गवर्नर था, का आदेश दिया। कर्नाटक के प्रथम युद्ध, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 में, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध जो 1740 में आरंभ हुआ, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध जो 1740 में आरंभ हुआ था, का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध हुई दोनों दलों अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेज सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय में ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महमूद खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पर स्थित सेंट थामो नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित कर दिया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हुआ। यानी यूरोप में युद्ध बंद हुआ तो कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप एक्स-ला-शाफ़ेल की संधि 1748 से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हुआ। यानी ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध भी एक्स-ला-शाफ़ेल की संधि हुई। यानी कर्नाटक युद्ध के बाद कौन सा संधि हुआ? एक्स-ला-शाफ़ेल की संधि, जो 1748 में हुआ। तथा मद्रास अंग्रेज को पुनः प्राप्त हुआ। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ कर्नाटक युद्ध, तो अब मद्रास जो कर्नाटक का है वो अंग्रेज को पुनः प्राप्त हो गया। डुप्ले ने पहली बार हथकंडे का प्रयोग किया, जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेज का मार्गदर्शक बना। डुप्ले पहली बार हथकंडे का प्रयोग किया, जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेज का मार्गदर्शक बने। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया, जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। लुई 14वां द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंडिस ओरिएंटल्स कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी के निर्माण राज द्वारा हुआ और राज ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरे के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाना स्थापित किया। ये तो पहले पता था कि फ्रांसीसी के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत में लिए रवाना हुआ, और फ्रांसीसी की पहली सूरत में जो कंपनी खोली वो 1668 में खोली। मैकरा गोलकुंडा के सुल्तान से अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। मैकरा गोलकुंडा से अधिकार प्राप्त कर 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई। दूसरी फ्रांसीसी कोठी 1669 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई। और डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की मछलीपट्टनम में। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 में स्थापित हुई। डचों की बंगाल में पहली कंपनी, बंगाल में, ये नहीं, सूरत तो अलग जगह है, सूरत गुजरात में, और बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बालासोर चले गए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी में शुरू हुआ, जब उन्होंने चिंसूड़ा में अपनी कंपनी स्थापित की। चिंसूड़ा के डच किले के गुस्तवसू फोर्ट के नाम से आता है। चिंसूड़ा के डच किले को
गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जाना जाते थे। यूरोपवासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त हुआ। यूरोपवासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त हुआ। अंग्रेज शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अंग्रेज के शासनकाल में बिहार सोरा और अफीम के लिए प्रसिद्ध था। भारत में यूरोपीय शक्ति के आगमन का क्रम इस प्रकार है। यूरोपीय शक्ति भारत में सबसे पहले यूरोप में आया पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेन, उसके बाद फ्रांसीसी। जबकि इनकी कंपनियों का स्थापना वर्ष इस प्रकार है। कंपनी का स्थापना वर्ष है एस्टादो द इंडिया। एस्टादो द इंडिया पुर्तगाली कंपनी था जिसका स्थापना 1498 में। वेरिंग द ओस्ट इंडियस कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये अंग्रेज का था तो 1600 में, जिससे हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी डेन ईस्ट इंडिया 1616 में। कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल्स 1664 में 1664 में 1664 में। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष पहुंचा? अब जो है ये ऑब्जेक्टिव है। तो वास्को डी गामा आप पढ़े होंगे तभी समझ गए। 1498 में पहुंचा। कब पहुंचा? 1498 में। ये पूछा गया चंडीगढ़ PCS 2004 में, यानी ये BPSC में पूछा गया चंडीगढ़ में। अगला है इसी में मध्यकाल में सर्वप्रथम, इसका कुछ व्याख्या वाला बात है। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमनदीप और हुगली में बंदरगाह अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वाइसराय बनकर आया और दूसरा अल्बुकर्क था। हितों में परिक्षेप हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति अपनाई। पहला इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव में है कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर से संबंधित है? तो ये कौन है? दी अल्मीडा। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो ये थे पुर्तगाली। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा आया भारत 1498 में। कब आया? 1498 में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वाइसराय भारत में कौन हुआ? तो ये हुआ अल्मीडा पुर्तगाली उपनिवेश का। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो कालीकट में स्वागत किया था जमोरिन। किसने स्वागत किया था? जमोरिन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें है वास्को डी गामा कहाँ का था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का था। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का था। कैप्टन कुक ब्रिटेन का था। तस्मान हॉलैंड का था। इसी का व्याख्या है नीचे। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत मार्ग की खोज की। स्पेन यात्री कोलंबस ने अमेरिका की। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डी मंजलैंड यानी तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क 1509 से 1515 था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा के विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मोहर लगा दी। इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिला के साथ विवाह के लिए प्रोत्साहित किया। अगला है भारत में यूरोपीय शक्ति में प्रवेश के संदर्भ में
कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है यानी पहला सही नहीं है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, गलत है। 1510 में किया था, ये गलत है। यानी अंग्रेज ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में लगाया, जो असफल रहा। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1663 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ठीक है। डुप्लेक के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया, ये भी ठीक है। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया? तो प्रथम दुर्ग बनाया कोचीन में। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1503 में कोचीन में करवाया, लेकिन इस समय वह गवर्नर नहीं था। कौन? अल्बुकर्क। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित किए? तो ये किए पुर्तगाली। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1509 में द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया और यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों की कर वसूली करने लगे। बंगाल में निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो एक पुर्तगाली द्वारा स्थापित किया गया था, कौन? तो हुगली में। पुर्तगालियों गवर्नर नीनो डी कुन्हा 1529 से 38 मद्रास के निकट सेंथेमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियों का स्थापित कर भारत में समुद्री तट पर की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 में पुर्तगाली ने बंगाल के वायसराय गयासुद्दीन मोहम्मद से सतगांव और चटगांव अपनी फैक्ट्रियां स्थापित किया, अनुमति प्राप्त की और इसके साथ संपूर्ण बंगाल के अनेक पुर्तगाली बस्तियों का स्थापना की गई। बंदरगाह अभिहित रूप करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता था, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया, उसके स्थान हुगली ने ले लिया। चिंसूरा में डच ने गुस्तावसु किले का निर्माण कराया तथा श्रीराम डेनिस का प्रमुख केंद्र था। पांडिचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विचार कीजिए, केवल एक सही है। यानी पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली ही थे। पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया। पांडिचेरी में इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थी, जिसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेज ने भी पांडिचेरी पर 1793 में कब्जा कर लिया और फिर 1814 में पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया, इसलिए केवल एक कथन सही है। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? तो इसको बनाया पुर्तगाली। पुर्तगाली द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया गया। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये करता था पुर्तगाली। अगला है, कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कलकत्ता का संस्थापक था जॉब चार्नक। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नक ने अंग्रेज के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानाती अथवा सुतनौती कलकत्ता स्थल को चुना। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक खंडपीठ ने जॉब चार्नक को कलकत्ता का संस्थापक मानते हुए कहा कि कलकत्ता यानी कालीकता जब चार्नक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था। इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना 24 अगस्त 1690 दिवस यानी फाउंडेशन डे भी नहीं माना जा सकता है। कलकत्ता किसने बसाया? जॉब चार्नक। किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना हुई? तो नगर निगम स्थापना हुई मद्रास में। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो इसमें किया डच। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज थी।
इसके बाद 1602 में डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ब्रिटेन विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण बी सही है। कौन सही है, कौन एक सही है, तो इसमें सही है जो बी है, सही है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्हें फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया। अगला है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया, आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? सफलता का राज था, ये तीनों सही है। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उनके पास आधुनिक हथियार था। भारत में सैनिक राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तीन कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। ज्ञातव्य है कि 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। निम्नलिखित में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी को। लिवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू दी ईस्ट इंडीज के समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। 1702 में इसने न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया, जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी तथा 1709 में दोनों कंपनी मिलकर नए नाम से यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएगी। यही कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन सा बंदरगाह था? तो ये कौन सा बादशाह था? तो अकबर था, यानी मुगल का बादशाह अकबर था। सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजना तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 में एक कंपनी गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ ए मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर 1556 से 1605 था, यानी अकबर का काल 1556 से 1605 था। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मछलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना स्थापित किया, जबकि 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेज की प्रथम अस्थायी कारखाना था। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल्टन सूरत के समीप सवाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह का विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। तदुपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेज ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोग फैक्ट्री की स्थापित किया। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कारखाना स्थापित हुआ था? तो यह स्थापित हुआ था भरूच में। कहाँ हुआ था? भरूच में। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में 1625 में तक ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाना स्थापित किए। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम फैक्ट्री स्थापित कहाँ किया गया? सूरत में।
ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम कारखाना सूरत में। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया? तो ये हराया थॉमस बेस्ट। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो अंग्रेज सूरत में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में, जबकि अंग्रेजों फ्रांसीसी द्वारा 1668 में स्थापित की गई। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया, जो अस्थायी था। इन्होंने अपना प्रथम अस्थायी कारखाना 1613 में सूरत में स्थापित किया। फ्रांसीसी ने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 में सूरत में स्थापित किया। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? तो ये अनुमति मिली सूरत में। कहाँ मिली? सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कही थी। कौन? तो सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया था, बाद में यह बम्बे स्थानांतरित कर दी गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बे किससे लिया था? तो पुर्तगाली से। बम्बे किससे लिया था? पुर्तगाली से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बे पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगाली द्वारा बम्बे उपहार प्रदान किया गया, जिससे उन्हें 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश को दे दिया। निम्नलिखित में किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेज का अधिकार हुआ? 1797। अवध के नवाब सादत अली खान ने 1797 में प्रयागराज इलाहाबाद के किला अंग्रेज को सौंप दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1668 में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों को घेर डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सा तत्कालीन कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 में, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध 1740 में आरंभ हुआ। इसका विस्तार मात्र था कि गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल अंग्रेज और फ्रांसीसी ने 1746 ईस्वी में युद्ध आरंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना और कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। कर्नाटक युद्ध किन किन मध्य लड़ा गया? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलावें। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में किसकी क्या हुआ? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में हुआ और निर्णायक रह गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध में एक्स-ला-शापेल की संधि। प्रथम कर्नाटक युद्ध में एक्स-ला-शापेल की संधि 1748 में। तृतीय कर्नाटक युद्ध, इसमें पेरिस की संधि द्वारा अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये अनिर्णायक रहा। और प्रथम मैसूर युद्ध, इसमें ब्रिटिश की हार हुई। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स-ला-शापेल की संधि, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत, द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध और प्रथम युद्ध ब्रिटिश की हार। निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं है तो देखना है। तो 3 गो सुमेलित होगा, 1 गो असुमेलित नहीं होता। इसमें जो है ये बी जो है सुमेलित नहीं है, यानी कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52 ये गलत है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में।
इसमें कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। उल्लेखनीय है कि भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़े गए युद्ध को ही कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। कौन सा प्रथम यूरोपीय शक्ति व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने का नीति आरंभ किया? तो ये था डुप्ले। डुप्ले जो भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेना शुरू किया। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे का प्रयोग किया जो भारत में जीतने के लिए अंग्रेज का मार्गदर्शक बना। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय व्यापार नियुक्त करवाया, जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया, भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसके बारे में जीवी मेल्सन ने लिखा है कि उसकी योजना का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। भूमि जिसे उसने अपने सूझबूझ से जोता था वो उर्वर बनाया, और वह क्षमता जो उसने दर्शाई उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उससे अत्यधिक लाभ उठाया। भारत में फ्रांसीसियों ने अपने सबसे पहला कारखाना निम्न में से कहाँ लगाया? तो फ्रांसीसियों ने सबसे पहला कारखाना लगाया सूरत में। लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल्स कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य की इसका सारा खर्च देता था। 1667 में फ्रांसीसी कैरे के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 में सूरत अभियान पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना किया। अगला है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई तो लुई 14वें के शासनकाल में। किसके काल में? लुई 14वें के शासनकाल में। किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है कोलबर्ट को। बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो डचों ने स्थापित किया था चिंसूरा और हुगली। चिंसूरा और हुगली। डच की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 में स्थापित हुई। इसके कुछ दिन बाद डच पिपली से बालासोर चले गए। बंगाल में डच ने 1635 से प्रारंभ कर 1656 के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। 1656 ईस्वी के बाद हुगली के ही एक गांव चिंसूरा में 1653 में स्थापित फैक्ट्री डचों को व्यापार मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में डचों का कारखाना चिंसूरा हुगली एक ग्राम के साथ साथ हुगली का मुख्यालय भी था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनियां कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारगौर, जुगदिया, फतवा आदि में स्थानों पर स्थापित हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो पटना में स्थापित किया कब? तो 1632 में। अगला है इसमें बंगाल के समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615 एवं 1629 ईस्वी में असफल प्रयास किए, यद्यपि बंगाल में व्यापार के सुअवसर होने 1632 ईस्वी में प्राप्त हुआ। 1632 ईस्वी में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 के संदर्भ से समय कोई स्रोत प्रमाणिकता की कसौटी पर स्पष्ट नहीं किया गया है। यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधी तथ्य प्रस्तुत किए हैं, जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गई। वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन के स्थापित करने का असफल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेज की फौज शक्तिशाली थी। फ्रांसीसियों के पराजय का एक प्रमुख कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। वाल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध के समय फ्रांस की जलशक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्ती युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेज के पास एक शक्तिशाली सेना थी। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार के समय समय पर प्रवेश किया गया। इसमें है अंग्रेज
सबसे पहले अंग्रेज आया, पुर्तगाली आया, उसके बाद आया डच, उसके बाद आया अंग्रेज, उसके बाद आया फ्रांसीसी। भारत में यूरोपीय शक्ति का आगमन का क्रम है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। आगे हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यानी पांडिचेरी का आधिपत्य था कहाँ, तो इसका था फ्रेंच में। उसके बाद गोवा का किसके अधीन था, तो गोवा था पुर्तगाली के अधीन। ट्रान के बार था डेनिश के अधीन। और मद्रास लिखा गया मद्रास का पुर्तगाली के अधीन। इसी का व्याख्या देखेंगे तो पांडिचेरी फ्रांस, गोवा पुर्तगाली, ट्रानकोवार डेनिश और मद्रास डच। उस क्षेत्र का पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ, तो बिहार से। यूरोप वासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्त कहाँ से हुआ, तो वो प्राप्त होता था बिहार से, अपना बिहार से। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, तो वो था बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए, तो व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए फ्रांसीसी। व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए कौन आए, फ्रांसीसी। 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापारी समय समय पर व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आए। इन यूरोपियों में सबसे पहले 1698 में पुर्तगाली, 1605 में डच, 1608 में अंग्रेज तथा 1664 में फ्रांसीसी का आगमन हुआ। इस प्रकार उपयुक्त विकल्पों में भारत आने वाले व्यापारियों में सबसे अंत में फ्रांसीसी आए। डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। तो डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे कहाँ कहाँ स्थापित किए, तो इसमें सभी जगह पर स्थापित किए। भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र था नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। ये सभी जगह था डच का फैक्ट्री। निम्नलिखित में विचार कीजिए। तो इसमें विचार क्या करना है, तो इसमें कोई भी सही नहीं है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेज से पूर्व शेरशाह सूरी एवं अकबर द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगाली की देन है। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगाली किया था। चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में हुआ। अकबर के आयुध निर्णय कारखाने में तमाम प्रकार के बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार इनमें अंग्रेजों की भारत में कोई देन कोई भी नहीं था। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है, तो टीबी मैकाले। लॉर्ड थॉमस वेस्ट मैकाले ब्रिटेन के राजनीतिक तथा इतिहासकार था। 1834 से 38 ईस्वी में तक भारतीय सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन का प्रधान रहा। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ द इंडियन पिनल कोड पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। अंग्रेज ने भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा के माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने की इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था, कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। एक्स ला सापेल 1748 ईस्वी की संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों कथन सही है। यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई 1748 में और अंग्रेज को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। एक्स ला सापेल की संधि 1748 ईस्वी से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो गया। यूरोप के युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। मद्रास अंग्रेज को पुनः प्राप्त हो गया। भारत में अंग्रेज की सफलता का फ्रांसीसी की असफलता के कारण संदर्भ में कौन से कथन सही है? इसमें भी दोनों कथन सही है। अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति का मिलना, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या में है, भारत में अंग्रेज की सफलता का कारण बहुत थे। इसमें अंग्रेज के बेहतर नौसैनिक ताकत, बंगाल पर नियंत्रण से अपार जनधन की प्राप्ति, कंपनी के विभिन्न इकाइयों के समन्वय योग्य नेतृत्व था। अब अगला हम देख लेते हैं,
अब अगला जो है इसका दूसरा पॉइंट है इस घटना चक्र में आधुनिक भारत का, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। इसका हम वैसे ढेर कल पढ़ेंगे, आज कुछ इसका हम दिखा देते हैं टॉपिक। इसमें जो है मुगल सम्राट स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल के अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान 1717 से 1727 तथा इसके अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, ये मकसूदाबाद लिखाया गया, मुर्शिदाबाद बनाया और नगर का नाम मुर्शिदाबाद रखा। इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था, मुर्शीद कुली खान भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था आरंभ किया। अलवर्दी खान का शासनकाल 1740 से 56 ने यूरोपीय की तुलना मधुमक्खी से किया, यानी यूरोपियों का तुलना मधुमक्खी से किसने किया? अलवर्दी खान। उन्होंने कहा था यदि उन्हें छेड़ा जाए, यानी यूरोपियों को छेड़ा जाए, यूरोपियों को उन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी। अलवर्दी खान की मृत्यु के पश्चात उसका दहित्र यानी उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। ब्लैक होल की कथित घटना 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में हुआ। सिराजुद्दौला के समय ब्लैक होल की घटना हुआ। जे हेडवेल के जो शेष जीवित रहने में से एक था, उसके अनुसार 18 फीट लंबे 14 फीट तथा 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 अंग्रेज बंदी कर दिए गए और अगले दिन उनमें से केवल 23 व्यक्ति ही बच पाए। यह घटना ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियारा उल मुतखैरिन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को जाना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी पराजित करने के बाद। प्लासी वर्तमान नाम प्लासी है। प्लासी का वर्तमान नाम प्लासी है। का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल में, यानी प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य की नदिया जिले में स्थित भागीरथी नदी के किनारे पर है। क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर 1757 से 1760 और 1765 से 67 तक रहा। इस दौरान उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि किया। अंग्रेज सैनिक के एक श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ था। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता थे। ब्रिटिश विलियम पीट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था। विलियम पीट ने कहा क्लाइव के बारे में कि वह स्वर्ग से उत्पन्न एक सेनानायक था। कौन? क्लाइव। अलवर्दी खान के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम 1760 से 63 सबसे योग्य था। पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपने योग्य पहले ही दर्शा चुका था। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। कौन? मीर कासिम। संभवतः वह मुर्शिदाबाद में षड्यंत्र के वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज के हस्तक्षेप अधिक न हो। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। इसके द्वारा मुंगेर में तोपें तथा तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गबन किया था उन पर बड़े बड़े जुर्माना लगाए और कुछ नए कर भी लगाए। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज ने मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त कर दिया। इस युद्ध में अंग्रेज की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के पास थी। किस युद्ध में? तो बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज की सेना का कमान सर हेक्टर मुनरो के पास थी। चलिए, आज की क्लास की समाप्ति यहीं होती है। अब जो हम बात करेंगे इससे आगे हम अगली वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद।